Hello everyone, welcome to my channel. Subscribe please if you are new here. सो व्यूवर्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं द टेल टेल हार्ट। इसका टॉपिक का मतलब है ऐसी कहानी जो दिल ने सुनाई। राइटर है एडगर एलन पो। निकनेम ऑफ राइटर फादर ऑफ साइकोलॉजिकल हॉरर। जॉनरा है शॉर्ट स्टोरी एंड फॉर्म गोथिक साइकोलॉजिकल नैरेटिव। यानी ये कहानी आम खौफनाक कहानियों की तरह भूत या राक्षस पर मबनी नहीं। इसमें असल खौफ इंसानी जहन के अंदर से पैदा होता है। Then subgenre psychological horror and dark romanticism. Language इंग्लिश ज़ुबान ज़्यादा निहायत शिद्दत जज्बात और इज़्तिराब से भरपूर है। मुख्तसर जुमले बार बार तकरार ज़ोरदार अंदाज ताकि नरेटर को ज़हनी बेचैनी ज़ाहिर हो सके। ईयर ऑफ पब्लिकेशन मेनली 1843 है। ये कहानी पहली बार एक अदबी रिसाले में शाया हुई और बाद में एडगर एलन पो की मशहूर तरीन कहानियों में शामिल हो गई। अदबी तहरीक यानी कि लिटरेरी मूवमेंट अमेरिकन रोमांटिसिज्म और डार्क रोमांटिसिज्म है। ये तहरीक इंसानी फितरत के तारीख पहलुओं पर रोशनी डालती है। थीम्स में मेनली हमारे पास जो बहुत और मोस्ट इम्पोर्टेंट थीम है वो है गिल्ट एंड कॉन्शियस। सेकंड वन मैडनेस यानी पागलपन। थर्ड वन क्राइम एंड पनिशमेंट। और अगर पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए तो वो फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू है, यानी कि ये सारी कहानी हमें नरेटर ही सुनाएगा। और इस नरेटर को अनरिलायबल नरेटर भी कहा जाता है, यानी ऐसा नरेटर जिसकी बातों पर यकीन या भरोसा हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। वो क्यों? इसको सस्पेंस रखते हैं और आगे जाकर रिवील करेंगे। इसका सेंट्रल और मेन सिंपल है एक धड़कता हुआ दिल। एंड व्यूवर्स, द बीटिंग हार्ट दिल की धड़कन असल में दिल की धड़कन नहीं थी, यानी दिल धड़क नहीं रहा था असल में। ये नरेटर की जहनी फरेब यानी हेलोसिनेशन है। ये उसके ज़मीर की आवाज़ है। अदर की सिंबल्स आर वल्चर आई गिद्ध जैसी आंख, खौफ, निगरानी और इखलाकी अदालत को रिप्रेजेंट करती है। वल्चर आई आगे जाकर बताऊंगी किसकी आई के कंपेयर किया गया है। सेकेंड वन इज डार्कनेस। डार्कनेस राज, छुपा हुआ जुर्म और ज़हनी अंधेरे को जाहिर करती है। कल्चरल बैकग्राउंड की बात की जाए, ये कहानी 19वीं सदी की अमरीकी माशरे की अक्कासी करती है, जहाँ इखलाकियात, जुर्म, इंसानी नफ्सियात में बड़ी दिलचस्पी हुआ करती थी। सेटिंग की बात की जाए, एक नामालूम घर, ज़्यादातर रात के वक्त, बंद और घुटन ज़दा माहौल। ये महदूद जगह दरअसल जहनी कैद, मेंटल कन्फाइनमेंट की अलामत है। Now we are going to learn about the writer of Telltale Heart, who is Edgar Allan Poe. And you wonder knowing Poe is one of the most influential American writers. He is known as the father of psychological horrors. उनकी ज़िंदगी खुद एक ट्रेजेडी थी व्यूवर्स। बचपन में वालदैन का इंतकाल, माली मुश्किलात और कम उम्री में अपनी बीवी की मौत। उन्होंने नफ्सियाती खौफ को पहली बार लिटरेचर में इतना गहरा दिखाया कि असल दहशत इंसान के अपने जहन में है। उनकी मशहूर पोइम द रेवन और कहानी द टेलटेल हार्ट आज भी दुनिया भर में पढ़ी और स्टडी की जाती है। दिलचस्प बात, उनकी मौत आज तक एक राज है। वो सड़क पर बेहोश मिले, अजीब कपड़ों में, और चंद दिन बाद फौत हो गए। पो की तहरीरें हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं, असल खौफ बाहर नहीं, हमारे अपने जहन में मौजूद है। इम्पोर्टेंट थीम्स की बात की जाए तो सबसे पहले हमारे सामने आती हैं गिल्ट एंड कॉन्शियस। ये कहानी का सबसे ताकतवर मौजू है। नरेटर कत्ल करने के बाद भी अपने ज़मीर से नहीं बच पाता। दिल की धड़कन दरअसल उसके अंदरूनी एहसासी जुर्म की अलामत है। सेकंड वन मैडनेस, पागलपन। नरेटर बार बार कहता है मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, लेकिन यही तकरार साबित करती है कि वो जहनी तौर पर गैर मुतवाज़ुन है, अनबैलेंस्ड है। थर्ड वन इज़ क्राइम एंड पनिशमेंट। नरेटर समझता है कि उसने मुकम्मल जुर्म किया है, लेकिन उसे सज़ा अदालत से नहीं बल्कि अपने ही ज़मीर से मिलती है। फोर्थ वन अपीयरेंसेस वर्सेस रियलिटी, ज़ाहिर और बातिन। बाहर से वो पुरसकून और ज़हीन नज़र आता है, लेकिन अंदर से उसका जहन टूट रहा होता है। व्यूवर्स, एज आई मैंशन दिस इज़ द शॉर्ट स्टोरी। तो हमारे पास मेनली 3 करेक्टर्स ही सामने आते हैं। फर्स्ट वन इज़ नरेटर। आगे जाकर डिस्कस करेंगे ओल्ड मैन और पुलिस ऑफिसर्स को। नरेटर की बात की जाए तो ये सेंट्रल कैरेक्टर है और स्टोरी टेलर है।
मेंटली डिस्टर्ब है, ज़हनी तौर पर मुस्तरिब, हद से ज़्यादा हसास और वसवसी, extremely nervous and obsessive, and kills the man but feels no immediate regret. कत्ल करता है लेकिन फौरन पछतावा महसूस नहीं करता. एंड ये अनरिलायबल करेक्टर है. और आप सोच रहे होंगे बार बार अनरिलायबल करेक्टर क्यों बोला जा रहा है. व्यूवर्स, हम पूरी कहानी को नरेटर के जहन से देखते हैं. वो बिल्कुल भी काबिल एतबार नहीं. हम उसकी बात पर मुकम्मल यकीन कर ही नहीं सकते. यही टेक्निक सस्पेंशन और नफ्सियाती तनाव को पैदा करती है. और कहानी कौन सी टेक्निक पर स्टार्ट और एंड होती है? मेनली स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस. सेकंड कैरेक्टर है द ओल्ड मैन, एक बेकसूर और नर्म दिल और वल्चर आई. मैंने कहा था आगे जाकर एक्सप्लेन करूंगी. वो आई एक ओल्ड मैन की है जिसे नरेटर गिद्ध जैसी आई कहता है. ही इज़ नॉट इविल, ये बुरा नहीं है, लेकिन शिकार बन जाता है नरेटर के ऑब्सेशन का. वीवर्स, इसका कत्ल हो जाएगा आगे जाकर, और वो भी बहुत बेरहमी के साथ. लेकिन यहाँ पर भी सस्पेंस रखते हैं और आगे जाकर रिवील किया जाएगा कि आखिर इसका मर्डर कौन करता है और क्यों, किस लिए. आखिर एक बूढ़े आदमी से किसी को क्या फ़ायदा हो सकता है. लेकिन एक हिंट देती हूँ, वल्चर आई मेन रीज़न होगा. वीवर्स, मेन कैरेक्टर हमारे पास दो ही थे, ओल्ड मैन और नरेटर. पुलिस ऑफिसर्स माइनर कैरेक्टर हैं, काम, पोलाइट, लॉजिकल, पुरसकून और मुंतकी. इब्तदा में किसी शक का इजहार नहीं करते. दे डू नॉट एनी सस्पेक्ट एनीथिंग एट फर्स्ट. आयरॉनिकली देयर कामनेस इंक्रीजेस द सस्पेंस. उनकी खामोशी नरेटर के खौफ को और बढ़ा देती है. सो वीवर्स, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी समरी, जिसमें आपको अपने सारे सवालों का जवाब मिलने वाला है. और वो हर पॉइंट्स जहाँ पर मैंने पॉज लिया और कहा कि मैं सस्पेंस रख रही हूँ, वो यहाँ पर रिवील होने वाला है. सो स्टार्ट करते हैं अपनी समरी. ये कहानी एक ऐसे ज़हीन या ऐसे जहन की दास्तान है जो खुद को अक्ल शऊर का शाहकार समझता है, मगर दर हकीकत अपने ही वहम की आंधी गहराइयों में डूब चुका है. इब्तदा ही में नरेटर चीख कर कहता है कि वो पागल नहीं, इसके हवास तो गैर मामूली हद तक तेज़ हैं, सेंसेस तेज़ हैं. वो दावा करता है कि वो ज़मीन और आसमान की आवाज़ें सुन सकता है, हत्ता कि जहन्नुम की सरगोशियाँ भी. मगर जितना वो अपनी जहानत पर जोर देता है, इतना ही इसके जहन की शगिस्तगी नुमायाँ होती है. अकल का दावा दीवानगी का इतराफ़ बन जाता है. वह एक बूढ़े आदमी के साथ रहता है. बज़ाहिर इसके दिल में इस शख्स के लिए कोई नफ़रत नहीं, न दौलत की ख्वाहिश, न ज़ाती दुश्मनी. मगर एक चीज़, एक आँख, हल्की नीली मध्यम सर्द, जैसे किसी मुर्दा परिंदे की आँख. वो इसे गिद्ध जैसी आँख कहता है. वो आँख सिर्फ जिस्मानी अज़ू नहीं, पार्ट नहीं, बल्कि एक साया है निगरानी का, फैसले का, इखलाकी अदालत का. नरेटर को यूं महसूस होता है जैसे वो आँख इसकी रूह को चीरती हुई अंदर तक देख रही हो. आहिस्ता आहिस्ता ये एहसास खौफ में बदलता है, खौफ नफरत में, और नफरत एक मोहलिक अज़म में. 7 रातें, मुसलसल 7 रातें. वो अंधेरे में सरकता है, दरवाज़ा इतनी आहिस्तगी से खोलता है कि वक्त खुद शर्मिंदा हो जाए. 1 घंटा सिर्फ दरवाजे के दर्ज बनाने में गुजर जाता है, यानी कि खोलने में गुजर जाता है. फिर लालटेन की बारीक सी किरण सीधी आंख पर, मगर आंख बंद होती है और वो कत्ल नहीं कर पाता, क्योंकि उसका कहना है कि उसे बूढ़े आदमी से कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ उसकी आंख से नफरत है. गोया इंसान मासूम है, मगर नज़र जुर्म. 8वीं रात फिजा बदल जाती है. खामोश बेचैनी का जहर खुल जाता है. जैसे ही वो अंदर दाखिल होता है, एक हल्की सी आवाज़ बूढ़े को जगा देती है. बूढ़ा पहले तो बच जाता है, क्योंकि पहले जब भी वो उसके रूम में जाता है तो वो सोया हुआ होता है, क्योंकि उसको उसकी आँख की प्रॉब्लम से होती है, आँख भी बंद होती है, तो वो उसे मार नहीं पाता. लेकिन 8वें दिन वो हल्के ऐसा शोर करता है जिसकी वजह से वो बूढ़ा आदमी जाग जाता है और उसकी आँख खुल जाती है. अंधेरे में दो वजूद बैठे हैं, एक खौफ में जकड़ा हुआ, दूसरा जुनून में लिपटा हुआ. फिर नरेटर को एक आवाज़ सुनाई देती है, धड़ धड़ धड़, दिल की धड़कन. नरेटर कहता है कि वो इसे साफ सुन सकता है, यानी अपनी दिल की आवाज़ को, खौफ से तेज़ होती हुई धड़कन. मगर क्या वो वाकई सुन रहा है, या ये इसके अपनी ज़मीर की पहली सरगोशी है? आवाज़ बढ़ती है तेज़ और तेज़. इसे खौफ होता है कि पड़ोसी सुन लेंगे, और इसी लम्हे वो हमला कर देता है. एक चीख, फिर खामोशी, ऐसी खामोशी जिसमें जुर्म की बदबू बसी हो.
قتل کے بعد وہ حیران کن سکون کا مظاہرہ کرتا ہے، لاش کے ٹکڑے کرتا ہے، فرش کے تختوں کے نیچے چھپا دیتا ہے، صفائی ایسی کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وہ خود پر فخر کرتا ہے، اسے یقین ہے کہ اس نے کامل جرم کیا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس نے اس آنکھ کو خاموش کر دیا ہے، مگر کیا ضمیر کو بھی؟ پولیس آتی ہے، ایک پڑوسی نے چیخ سنی تھی۔ نریٹر مسکراتا ہے، انہیں اندر بلاتا ہے، پورا گھر دکھاتا ہے، حتیٰ کہ کرسی اسی جگہ رکھ کر بیٹھتا ہے جہاں لاش چھپی ہو۔ یہ غرور ہے یا لاشعوری خود سزا؟ پھر وہی آواز، تھر تھر تھر، شروع میں مدھم جیسے گھڑی کپڑے میں لپٹی ہو، پھر تیز اور ناقابل برداشت۔ پولیس پرسکون ہے، باتیں کر رہی ہے، مگر نریٹر کو یقین ہے کہ وہ بھی سن رہے ہیں اس کی دل کی آواز۔ وہ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں یہ سب سن کر۔ اس کا ضمیر اس کے خلاف گواہی دے رہا ہے اور وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ ایکسٹیریئر نوائز ہے۔ اس کا چہرہ زرد پڑ جاتا ہے، آواز کانوں میں گونجتی ہے، دھڑکن اب کمرے میں نہیں اس کے دماغ میں بج رہی ہے۔ وہ تیز بولنے لگتا ہے، کرسی ہلاتا ہے، قدم مارتا ہے، مگر آواز رکتی نہیں۔ آخر کار وہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ چیخ اٹھتا ہے، فرش اکھاڑ دو، وہی ہے میں نے قتل کیا ہے۔ اور یوں ثابت ہوتا ہے قانون کی عدالت سے بچنا ممکن ہے، مگر ضمیر کی عدالت سے نہیں۔ یہ کہانی ہمیں یہ فلسفہ سکھاتی ہے کہ اصل خوف باہر نہیں ہوتا، کوئی بھوت، کوئی سایہ، کوئی ان نیچرل فورس نہیں، اصل دہشت انسان کے اپنے اندر ہے۔ جب انسان جرم کرتا ہے تو وہ جسم کو تو مار دیتا ہے، مگر ضمیر کو نہیں، اور جب ضمیر جاگ جائے تو اس کی دھڑکن پوری کائنات سے زیادہ بلند سنائی دیتی ہے۔ ویورز، اس کی ایک تھیم تو یہ ہے کہ ضمیر کی آواز زیادہ بلند ہوتی ہے کرائم سے، لیکن ویورز اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ اس کو اس کی آئی پسند نہیں آئی تھی، حالانکہ وہ انسان اسے پسند تھا۔ یہ آج کے دور کی بھی علامت ہے۔ ہمیں اکثر لوگ برے نہیں لگ رہے ہوتے، لیکن ان کی عادات بری لگ رہی ہوتی ہیں۔ ہمارے نریٹر نے تو اسے مار کر اپنا بدلہ پورا کیا، لیکن ہم لوگ اپنی ایروگینسی دکھاتے ہیں اور پرائڈ دکھا کر اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیٹ اٹ سیلف ویری رانگ۔ آخر میں صرف قتل کی کہانی نہیں ہے دا ٹیل ٹیل ہرٹ، یہ انسانی ذہن، پاگل پن اور احساس جرم کا گہرا مطالعہ ہے۔ ایڈگر ایلن پو ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ انسان قانون سے بچ سکتا ہے، لیکن اپنے ضمیر سے نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ کہانی آج بھی اتنی ہی طاقتور اور اثر انگیز ہے۔ جاتے جاتے کچھ ہائی ویلیو پوائنٹس آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو آپ کے ایگزام پوائنٹ آف ویو میں بہت ہیلپ کریں گے۔ دل حقیقت میں نہیں دھڑکتا، یہ صرف ذہنی فریب ہے۔ پولیس کو کوئی ثبوت نہیں ملتا، نریٹر خود اعتراف کرتا ہے۔ کہانی ابتدائی اسٹریم آف کانشیسنس کی ٹیکنیک پر شروع ہوتی ہے، وقت، راتیں، لمحے، سیکنڈ پر حد سے زیادہ توجہ ذہنی بیماری کو ظاہر کرتی ہے۔ اصل دشمن پولیس نہیں بلکہ کانشیس یعنی ضمیر ہے۔ ڈونٹ forget to like, subscribe, share. Thanks for watching.